अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ हो रहा है। हर लम्हे जो सिचुएशन है वो तब्दील हो रही है। इस पर भी ज़रा आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करेंगे। हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में जब खिताब किया था तो उन्हें एक खत दिखाया था और उसके बारे में ये कहा गया था कि ये वो सबूत है, मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है, बैरूनी जो फंडिंग है वो की जा रही है। उसी खत के हवाले से आज हमने देखा कि विफाकी वुज़रा की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े हमने देखा कि जो इंकशाफात हैं वो सामने रखे गए। तहलका खेज इंकशाफात जो हैं वो बताए गए और ये कहा गया कि आलमी साजिश और धमकी अमेज खत जो है वो 100% दुरुस्त है। साथ में विफाकी वुज़रा की जानिब से कहा गया कि अगर किसी को भी इब्हाम है इस खत के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर ने इस खत के हवाले से बात की है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, अपोजिशन भी बात कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्तलिफ लोग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज विफाकी वुज़रा ने कहा कि अगर इस हवाले से किसी को इब्हाम है तो वो खत चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। और ये कहा गया कि इस मरासले में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान रहे और अगर तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब ना हुई तो इस हवाले से खौफनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि आज क्या कहा गया विफाकी वुज़रा की जानिब से। असद उमर साहब स्पेशली इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, सुनिएगा जरा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी, ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, और उसके अंदर जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। किस नतीजे को अच्छा समझा जाएगा, यानी अगर वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे तो वो एक अच्छा नतीजा होगा। अदम एतमाद की तहरीक से जुड़ा हुआ यानी बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। एक तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से आज बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आलमी साजिश से मुतालिक इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर कोई भी चीज़ है तो वो कौम के सामने रखा जाए। अब से कुछ देर पहले हाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर धमकी आई है तो हम सब ने मिलकर इसका जवाब देना है। किस मुल्क की इतनी जुर्रत है कि वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को धमकी दे? अगर वज़ीर आज़म सच कह रहे हैं तो पूरी की पूरी अपोजिशन वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल, के साथ साथ सीनियर तर्जियाकार ज़फ़र हिलाली साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। लेकिन एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सर, ये जो ख़त है जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, उसके बाद आज विफाकी वुज़रा ने बात की और बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात सामने रखे गए, कुछ किरदारों का भी जिक्र हुआ, बल्कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात हुई कि वो भी इस खत का एक किरदार है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हकीकत क्या है। देखिए, बड़े सीनियर दोस्त हमारे बैठे हैं साथ, हिलाली साहब इस पर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, इक्वली इम्तियाज़ गुल साहब भी बात कर सकते हैं। पहली तो सोनिया एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस अंदाज से हमारे मुल्क में सियासत बराए सियासत होती है ना, कि हर चीज़ को रेडिली रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आए तो अपोजिशन करती है, अपोजिशन की तरफ से आए तो हुकूमत कर देती है। बिल्कुल, यस। पहली तो बात यह है कि किसी साहब ने अभी बता भी रहे थे इम्तियाज़, किसी ने लिखा भी है, कहा है कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ज़ाहिर है आप किसी की साइड लेके लिखेंगे तो कोई बात नहीं होगी। पहली तो बात है कि ये समझने वाली बात है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है, सोचना चाहिए ये क्या बात हो रही है, किस पैराए में बात होनी चाहिए। दूसरी बात है, ऑब्जर्वेशन मेरी ज़ाती तौर पर इम्तियाज़ है कि इस तरह की बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक में नहीं आना चाहिए था। वो आके अपने तौर पर फायर फाइटिंग करते हैं जिससे बात करनी है और इसको किस तरह डील करना है। मेरा ख्याल है एक मिलिट्री सिविल डायलॉग भी हो सकता था और बहुत सारी वो चीज़ें हो सकती, शायद हुई भी हों। अब असल खबर क्या है? असल खबर यह है, पहली तो बात यह है इम्तियाज़ के ये अमेरिका से आया है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि किसी अमेरिका के ऑफिशियल की तरफ से ये ख़त नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, पेंटागन या किसी और इदारे की तरफ से नहीं है। अच्छा। ये हमारे जो वाशिंगटन में सफ़ीर साहब हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, कहा जाता है सीआई के लोग भी मिले हैं और पेंटागन के लोग भी मिले हैं
कुछ एक साथ मिले हैं, कुछ डिफरेंट ओकेजन में मिले हैं, तो वो कैरेट एंड स्टिक का लफ्ज़ इम्तियाज़ यहाँ पे फिट होता है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्हें कहा गया कि जिस डगर पे आप और आपका प्राइम मिनिस्टर चल रहा है नहीं, ये हमारे लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये पुतिन वाला मामला छोड़ें और एब्सोल्युटली नॉट वाली बात करें, मैं नहीं झुकूंगा, और ये कि सिर्फ जंग में साथ नहीं देंगे, अमन में साथ देंगे, और ये कि जी हम हमारे लिए किसी सूरत पे भी ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये बात तो डेफिनेटली है जो मैं विदाउट दी फियर ऑफ कंट्रडिक्शन कह सकता हूँ लाली साहब और इम्तियाज़ साहब आपको, कि ये हमारे सफ़ीर साहब ने एक ख़त लिखा है, बड़ा डिटेल लिखा है, और किसी हद तक आप कहें कि पैनिक में होप में लिखा है, किसी हद तक बड़े वो जिसको कहना चाहिए कि वो परेशान है कि जी जिस तरह बुला के उनको धमकियाँ मेज़ अंदाज में गुफ्तगू की गई है कि ये अपने लोगों को पहुँचा दिया जाए, बता दिया जाए, और साथ कैरेट जो दी गई है वो ये गई है कि जी आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते, आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप चाइना और रशिया के साथ रह के सर्वाइव नहीं करेंगे, हम आपको IMF से भी निकाल लेंगे, फटअप भी ख़त्म हो जाएगा, आपको यूरोपियन यूनियन जो है ना वो मज़ीद आपकी सपोर्ट कर सकता है, हम ऑलरेडी आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हुई। सही, ठीक है। ज़फ़र हिलाली साहब, अभी एहतशाम साहब ने भी जिस तरह से इस खत के हवाले से बात की, सर आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? और आज बड़े तहलका खेज इंकशाफात भी किए गए हैं विफाकी वुज़रा की जानिब से कि ये सारा मामला जुड़ा है तहरीक अदम एतमाद से, और प्राइम मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर रहे या अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। आप इस सारे मामले को कैसे एनालाइज करते हैं? एहतशाम साहब से पूछे डेट क्या है? ये आपकी बात सही है। अब जाहिर सी बात है ये डेट तो मैं नहीं बता सकता, ना मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना पता है जो मुझे बताया गया है कि ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम कोई तकरीबन 3 हफ्ते जो है ना उस वक्त की बात है, 3 और 4 हफ्तों के दरमियान ये मामला हुआ। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एब्सोल्युटली 100% ये श्योर है कि ये इसलिए नहीं आया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज है या कल था या अभी तक चल रहा है, ये मामला नहीं है। सबको पता है कि अमेरिका खुश नहीं है, सबको पता है कि जिस किस्म की अल्फाज और जिस किस्म की एटीट्यूड, और अच्छा एटीट्यूड है प्राइम मिनिस्टर को, नेशनल एटीट्यूड है, ठीक कहते हैं वो जो कह रहे हैं, हम तो पाकिस्तानी अप्रिशिएट, मगर अमेरिकन नहीं अप्रिशिएट करते और दे आर नॉट यूज्ड टू इट, और वो समझते हैं, वो तो हर वक्त समझते हैं कि हमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और उसको पता है कि कितना प्रेशर डाल सकते हैं। और जो EU का जो थ्रेटन किया ये सब चीज सही है, 100% ये सही है, और 100% सफीर को हमारा जो एक्सपीरियंस अफसर है उसको ये थ्रेट्स पेश और इसीलिए दिए गए एज थ्रेट्स के बाज आ जाओ। इसलिए कि मेरे ख्याल में अगर वो चाहते कि रेजीम चेंज हो तो शायद एम्बेसडर से कम बात करते और उसकी मिलिट्री अटैचे से ज्यादा करते, शायद एम्बेसडर से कम करते और आर्मी चीफ के थ्रू अमेरिकन ज्यादा करते। और क्या पता ये जो लोग आते हैं, जैसे वो डिप्टी अंडर सेक्रेटरी आई थी वेल्स, क्या शर्मन जो भी उसका नाम है, वो जो आते हैं चीफ को मिलते हैं, तो उधर भी ये बातें होंगी, कह दिया होगा उसने। मेरे ख्याल में हमारे को मैसेज मिल गया है, सिर्फ ये देखना है आपको कि रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सही। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर इम्तियाज साहब बात कीजिएगा। लाल साहब ये बताइएगा कि अब इस मामले को आपके ख्याल में किस तरह टैकल होना चाहिए? अब गवर्नमेंट, मेरा इतना ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए, अव्वल तो इन द फर्स्ट प्लेस ये होना नहीं चाहिए था इस तरह ओपनली। अब अगर हुआ है तो ये अब जाहिर है इस पर तो पॉलिटिकल माइलेज दोनों तरफ से लेने की कोशिश की जाएगी। कल जलसे में प्राइम मिनिस्टर ने की ओपोजिशन को स्कटल करने के लिए दुनिया जहाँ की बातें करेगी, अभी वो भी कह रहे हैं जी झूठ है, सच है, हम साथ भी देंगे, लेकिन साथ कहते हैं झूठ है। आपको क्या लगता है कि इसका बेहतरीन तरीका अब क्या है कि अब चीज़ सामने आ गई है, अब ये कौम को कैसे एतमाद में लिया जाए, या आपके ख्याल में इसको किस तरह डील किया जाए? देखिए, सीधी बात है कि किसको नहीं पता था कि अमेरिका खुश ना है। सब तक प्राइम मिनिस्टर तो वो एब्सोल्युटली नॉट, तो कम से कम ये फ्रेज 2-3 दफे रोज चलता है, और हम पता है डायरेक्टेड अगेंस्ट हु। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कितने लोग उन्होंने ड्रोन करके मारा और मैं कभी नहीं अलाउ करूंगा, और ये वो मेरे ख्याल। और चीन हमारा बड़ा गहरी दोस्त है, रूस में जो उन्होंने कहा दिलेरी दिखाई, वापस नहीं आया, और गए और वो दिलेरी था, वापस नहीं आया, दिलेरी दिखाई और बता दिया है, वाजे कर दिया है कि भाई हमारा जो अब
policy है, it has undergone a huge change. सही, सी चेंज. तो मेरे ख्याल में हमें जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों ये चेंज ऑफ पॉलिसी हुई है. ये नहीं कि हम डिनायल करें और झूठ और ये वो. ऑपोजिशन को करने दें, वो तो करते ही रहेंगे. और बहुत आसान है, मेरे पास बहुत मटीरियल अगर इन द सेंस कि नवाज शरीफ क्या है, बाइडेन का दोस्त है, उसको कार्ड्स भेजता है, उसको गेटवेल ये भेजता है, उसको कांटेक्ट करता है, उसकी एम्बेसी जाता है, हिंदुस्तान का कितना जिगरी दोस्त है. वी नो ऑल दैट. अगर उस किस्म का लगाना चाहते हैं वो लगाएं, मगर डिफेंड करें अपने पॉलिसी को. इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, पॉलिसी को डिफेंड करने की जरूरत है. इम्तियाज गुल साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? अपोजिशन का जो बार बार मुतालबा है, आज खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि इसे पार्लियामान में लाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी में लाएं, अगर इल्जाम नहीं है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं. जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से मौके पर अपनाया जा रहा है कि खद काबीना के सिर्फ अभी 2 या 3 जो मेंबर्स हैं उन्होंने देखा है, आला सिविल अस्करी हुक्काम ने देखा है. तो हम कैसे इसको पब्लिक कर सकते हैं? पब्लिक करना चाहिए गवर्नमेंट को. देखिए, तो गवर्नमेंट की सवाबदीद है जी. मुझे तो ताज्जुब इस बात पे है कि किस तरह इस मुल्क के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म के इस दावे को मुतनाज़ा मशकूक बनाया है, और इसके लिए बाकायदा एक कैंपेन चल रही है. मुझे बड़े इंतहाई अफसोस की बात है कि जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने अगर बात की है ये, तो मुनासिब तरीका वो है कि अगर ये दुरुस्त बात है तो फिर हम सबको इसका बिल्कुल मुकाबला करना चाहिए, इसका जवाब पेश करना चाहिए. और जो ज़फ़र इलाही साहब बात कर रहे थे ना कि कुछ आप लोगों में इज़्ज़त नफ्स है कि नहीं, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं. यानी 70 साल 2018 से पहले तक हमारे जो हुक्मरान आए हैं, चाहे वो फौजी थे चाहे सिविलियन थे, सब वो मी करके क्लिंटन के साथ और बुश के साथ इस तरह की बातें करते थे. लगता था कि ये अपने मफादात की बरारी के लिए खुल के बात नहीं कर रहे हैं. अब कोई एक बंदा आया है, वो खुल के बात करे तो उसको कह रहे हैं आपने खुल के बात क्यों कर दी. वो मौलाना को देखें, मरियम को देखें कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, IMF का ये एजेंट है, और जब उसने खुल के बात कर दी उनके हवाले से, यूरोपियन यूनियन के हवाले से, तो कहते देखें जी उन्होंने उनको नाराज़ कर दिया है, खुल के बात करने की ज़रूरत क्या थी. तो देखिए, कौमों की तारीख़ में ऐसे मौक़े आते हैं जब आपको डिफ़ाइन करना है कि आप किसके साथ हैं, आपका कौमी नज़रिया क्या है. क्या आप अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती इक़्तिदार को तरजीह देते हैं कौमी मफादात पे, या फिर इस मुल्क के जो 20-22 करोड़ अवाम हैं उनके मफादात की बरारी के लिए आपको अल्लाह ताला ने एक नशिस्त पे बिठाया है. तो मैं सिर्फ इस बात पे अफसोस कर सकता हूँ कि ख़ुद हमारे मुल्क के अंदर बड़े लोग हैं. अब मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बजाय इसके कि सब इकट्ठे होते, तमाम हमारी एजेंसियां इकट्ठी होकर वज़ीर आज़म को कहती कि हम आपके साथ हैं, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. वो अलग बात है. देखें, वज़ीर आज़म पॉपुलिस्ट आदमी है, उन्होंने जलसे में जो बात करनी थी कर ली. अब उसकी वजह उसको मुतनाज़ा बनाना, मशकूक बनाना जो है बहुत ज़्यादती है. अच्छा, एक चीज़ मैं ज़फ़र साहब से पूछूंगा. ज़फ़र साहब, एक चीज़ देखिएगा कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई पसंद करे ना पसंद करे, उनका लहजा, उनका तरीका गुफ्तगू करने का, जिस तरह बात करते हैं उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में आपने 2-3 बड़ी अहम चीज़ें देखी. पहली तो बात यह है कि मैं भी 45-46 साल से ज़फ़र साहब देख रहा हूँ कि अमेरिका का कोई हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा जब पाकिस्तान में आता है तो वो सब लोगों से, प्राइम मिनिस्टर भी मिलता है बड़ी खुशी से, प्रेसिडेंट भी मिलता है, सब कुछ आके मिलने होते. अभी विंडी चैम्बरलिन आई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उसको मिलने से इनकार किया कि जी आपका लेवल मेरे साथ नहीं है. CI का चीफ कहते हैं आया था, उससे मुलाकात करने से इनकार किया उन्होंने. अब जाहिर सी बातें हैं कि वो तो वासराए तो अब नहीं रहे, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से अमेरिका अपनी पॉलिसी हमें डिक्टेट कराता रहा है हमेशा से, और ये आज जो सारे नारे लगाने वाले हैं माज़रत के साथ हमारे सियासतदान, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. आपने देखा, अल्लाह माफ़ करे, जब जाते हैं वहाँ पे अमेरिका जाते हैं तो एयरपोर्ट पे ऊपर अगले सारे कपड़े भी उतारते हैं और दिखाते हैं कि जी आप क्या चीज़ हैं, तो वो भी लोगों के पास तस्वीरें पड़ी हैं. तो माज़रत के साथ वक्त, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ज़फ़र साहब कि ये वक्त जो है ना सीरियसली चीज़ों को लेने का है, ये नारेबाजी का नहीं है. तो इसी हवाले से आप बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है, ओपोजिशन को आप क्या मैसेज देंगे कि ये अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो सारी वो बातें नेगेट किए चले जा रहे हैं जिसके बारे में हमें बहुत हसास होना चाहिए. जी हेलो जी, ज़फ़र इलाही साहब.
आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहे हैं ज़फर साहब। क्या आप पूछ रहे हैं कि मैं ज़फर साहब पूछ रहा था कि अभी जिस तरीके से ये एक जिसको कहते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, और इम्तियाज जिस तरह बात कर रहे थे कि भी कभी तो सीरियस लेना चाहिए। माजी में तो कभी छोटे से छोटा आदमी अमेरिका से आया, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर सलूट मार के उसको मिलता था। इस शख्स को आप पसंद करें ना करें जिसका नाम इमरान खान है, ये नहीं मिलता कि मैं विंडी चैमरलिन से नहीं मिलूंगा, मेरा लेवल नहीं है, CIA के चीफ से नहीं मिलूंगा, मेरा लेवल नहीं है, तो ज़ाहिर है ये बातें तो उनको बुरी लगी होंगी। देखिए, पहली बात, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इमरान के ये एक्शंस बिल्कुल सही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता हूं कोई कंफ्यूजन है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट को कहना कि हम एक इज्जतमंद पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, मगर ये जो लोग मुझे अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, इसके माने ये वो फिर दबना चाहते हैं, वो फिर ड्रोन अटैक चाहते हैं, वो फिर यस सर कहना चाहते हैं, ये तो एक बड़ा मौका है प्राइम मिनिस्टर को। और ये एक्सेप्ट फॉर खाकान अब्बासी अगर वो चीजें कहे हैं, पता नहीं उसको स्टेट्समैनशिप बड़ा अच्छा उधर ये है, द रेस्ट ऑफ देम ये तो सिर्फ नैरो पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मैं आपको बताता हूँ, मैं गया हूँ, आई बीन पोस्टेड ब्रीफली डेप्टी चीफ ऑफ मिशन इन वाशिंगटन, उसके बाद मैं गया हूँ 3-4 दफे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। मैं आपको क्या बताऊं, इन लोग थे ग्रेटफुल कि वो उनको ब्लेयर हाउस में रखते हैं और हमारा हवाई जहाज वो लेते हैं, हम हमारे से 200 बिलियन प्लस डॉलर लेते हैं, हवाई जहाज नहीं देते हैं, पैसे नहीं वापस करते हैं और पार्किंग फीस चाहते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी प्राइम मिनिस्टर को जाके कहें इनको खुदा के लिए कि यार तुम लोग किस किस्म के चोर हो, पैसे तुमने चोरी कर लिया है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इन नॉर्मल कंट्री, ये तो तुम्हें फाइन लगता। सही, ठीक है जी। इम्तियाज गुल साहब, आप कुछ ऐड करना जी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मालूम नहीं कि क्यों हमारे लोगों को बड़ी परेशानी हो गई कि ये ख़त आ गया है। ये तो अमेरिका ने इस वक्त अमलन पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए हैं। विंडी चैम्बरलिन यानी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके लेवल पे। देखिए 8 अक्टूबर को उसने मुंबई में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहते। फिर आपको मालूम है डेमोक्रेसी समिट हुआ, उसमें पाकिस्तान को शिरकत की पहले दावत नहीं मिली, दावत मिली, कहा गया कि आप ये वीडियो मैसेज भेज दें, हम 4थे-5वें सेशन में चला देंगे। आज तक एंथनी ब्लिंकन यानी वज़ीर ख़ारजा उसने पाकिस्तान फ़ोन नहीं किया। हमारे आर्मी चीफ़ को अभी तक बाकायदा तौर पे, अब ये इनको 5वां-4था साल है, नहीं बुलाया गया है वहाँ पे। बाकायदा हर आर्मी चीफ़ को बुलाया जाता है। इस मुल्क में 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अमेरिका का फुल टाइम सफ़ीर नहीं है, किसी को नामजद किया लेकिन भेजा नहीं है। तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे हमें ले आए हैं और अभी वो करे, ये हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमने एक पोजीशन ले ली है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हम सबको अगर हमने एक पोजीशन ली है तो सबको तैयार रहना चाहिए। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जफर हिलाली साहब, इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा मुल्की सियासत पर बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, सिचुएशन को प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन क्या सिनेरियो देख रहे हैं? अभी तक MQM खामोश है, फिर हुकूमत की साथ जो तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आज जरदारी साहब कह रहे थे कि हम वज़ीर आला पंजाब बनने नहीं देंगे परवेज़ इलाही साहब को, नंबर गेम तो हमारे हक में है। आपको क्या लगता है? मुझे एक जुमला याद आया लाली साहब, हमारे पहली वाली बात के हवाले से एक जुमला मैं जरूर कहूँगा कि हमारे इधर पुशवार में लोग कहते हैं बंदे के बारे में कि इसी तरह ही कहते हैं कि छाती 56 इंच दी तो दिल 15 इंच दा। मतलब है कि बातें करनी बहुत ज़्यादा, नारेबाजी अपनी जगह पे, लेकिन कैपेसिटी कोई नहीं है। वो हम सारे लोग अपोजिशन गवर्नमेंट यही करती रहती। एनीवे, आपके सवाल की तरफ आ जाएं। एज वी स्पीक जिस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, अभी इम्तियाज़ भी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है अपोजिशन ने सोनिया इस पर बड़ा काम किया हुआ है। अब सारी की सारी बात आकर रुक गई है। मेरा ख्याल है 7 सीटें जो है ना वो सीधी की सीधी आपकी MQM की हैं। ठीक है, मुनर्रफ अरकान कितने हैं? 15 हैं, 20 हैं, इनके कितने लोग वापस आएंगे? उधर से आप देख लें पंजाब में कोई 15-20 लोग हैं,
جو PMLN کے جس میں سے کہا جا رہا ہے کہ آج 5-6 PMLN کے لوگوں نے پرائم منسٹر کو ملنا تھا. ویسے مجھے اچھا نہیں لگا لالی صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں مل رہے ہیں ایسے لوگوں کو, کہ نہیں میں ملتا بھائی منرف ہیں تو آپ جائیں, وہ مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں. بہرحال سیاست. اب وہ جو فگر ورک سیدھا سیدھا آتا ہے, آپ دیکھ لیں آپ تو اس وقت امتیاز نون کے ہیں 84, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہیں 56, MMA کے ہیں 15, BNP کی 4 ہیں, ANP کا 1 ہے, آزاد 1 ہے, یہ 162 ہیں. شاہزین نیب شامل ہو گیا اس کے ساتھ. اس کے بعد طارق بشیر چیمہ شامل ہو گئے ہیں. ANP کی 4 سیٹیں ہیں اور اسلم بطانی نے اعلان کیا, تو یہ ٹوٹل 169 بنتے ہیں. ویسے وہ آج بلاول صاحب کلیم کر رہے تھے کہ جی ہمارے تو 200 سے زیادہ ہو جائیں گے, کلیم سارے ہی کرنے. میرا خیال ہے دونوں طرف سے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اب جس طریقے سے بہرحال پرائم منسٹر کو اب مجبوراً سب لوگوں کو ملنا پڑ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے لوگوں کو, وہ باقی بلیک میل تو ہو رہے ہیں. میری تو علائی صاحب خواہش تھی کاش یہ 2 مہینے گورنمنٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں, مجھے اگر لے کے آنا چاہتے ہیں, مجھے بلیک میلروں سے بچانا ہے تو مجھے بڑی میجورٹی میں لے کے آئیں. وہ تو وقت گزر گیا, اب 3-3.5 سال کے بعد اب تو قریب ہی جا رہے ہیں. تو آپ لالی صاحب سے شروع کرتے ہیں. لالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ بچ جائے گی, یا یہ اپوزیشن والے جو ہے نا جس طرح مال لگا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی لگا رہے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 20 PTI کے لوگ MPA تھے جن کو نکالا گیا تھا, انہوں نے قرآن پہ لالی صاحب حلف دے کے کہا تھا ہم نے پیسہ نہیں لیا, بعد میں ان کی ویڈیو منظر عام پہ آئی کو پیسے لے رہے تھے. تو یہ ہر دور میں ہوا, جھوٹ بولتے ہیں. یہاں تو 500 روپے دے کے معذرت کے ساتھ عدالت میں قرآن اٹھا کے ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیتے ہیں. تو وہ ایک امریکن امبیسڈر کی بات بری ہے, لیکن اس نے یہی کہی تھی کہ پاکستانی پیسے کو لیے اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں. جی لالی صاحب. میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اب یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں عوام کی سوچ کا. اچھا. اس لیے کہ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ لگ رہا تھا ایک وقت کہ پرائم منسٹر گیا, اور میں تو کنونس تھا کہ پرائم منسٹر گیا اس لیے کہ اس وقت لگ رہا ایسا تھا کہ سب لوگ ان کے خلاف, ان کی سٹائل, موڈ آف گورنمنٹ, فیصلے, یہ وہ بزدار خاص طور پہ. تو اٹ واز 50-50 کال تھا, تو میں نے کہا یہ گیا. مگر کیوں میں اب سمجھتا ہوں یہ نہیں جائے گا. میں اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی وہ گزدار جانا از اے گڈ تھنگ, مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن تھا, میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں پہنچ سکے اور کدھر سے وہ نکلے ہیں پہنچنے کے لیے, اور کتنا دور اسلام آباد سے ان کو پیغام فون پہ گیا کہ مت آؤ, تم پہنچ ہی نہیں سکو گے ان ٹائم. تو یہ آئی واز شیکن, مانے کہ جتنے لوگ ادھر جلسہ گاہ میں تھے شاید اس سے زیادہ لوگ جو آنا چاہتے تھے, جو آ رہے تھے, نہیں آنا چاہتے تھے گھر پہ بیٹھ کے کاش کے میرا, جو نکل گئے تھے مگر اس لیے نہیں پہنچ سکتے تھے کہ جو رش تھا, ٹریفک جام, جو کرش تھا. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں this has to be reflected, اور یہ ان لوگوں میں نہیں ریفلیکٹڈ ہے. یہ 2018 کی یہ وہ نہیں ہے. تو میں I really believe کہ یہ پرائم منسٹر از مور ریپرزینٹیٹیو ٹوڈے آف پبلک اوپینین, جو in contrast to his representatives. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک لائف فیلنگ ہے, تو ہونا ہی چاہیے اس کا ریپرزنٹیشن, اور اسی لیے جو ہو رہا ہے, جو لگتا ہے کہ شاید بچ ہی جائے, وہ اسی لیے ہو رہا ہے. صحیح. تو امتیاز گل صاحب, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ مشکل میں ہے, مقابلہ ٹف ہے؟ دیکھیں مقابلہ تو ٹف ہے, مشکل بھی ہے, کیونکہ اپوزیشن نے اس پہ کافی کام کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے خود کو سیکیور کر کے اس کے بعد یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے, لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا تھا. لیکن پتہ نہیں اس وزیر اعظم کی شاید خوش قسمتی تھی, وہ سندھ ہاؤس میں جو یرغمال بنائے گئے ہوئے لوگ حب سے بیجا میں رکھے ہوئے وہ سامنے آ گئے. اب آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ڈیموکریٹ اس صورتحال کو ڈیفینڈ کرے گا, اس کا دفاع کرے گا؟ تو وہ جو انہوں نے تدبیر اپنی طرف سے کی تھی وہ الٹے ان کے سر پڑ گئی, گلے پڑ گئی ہے. اب وہ لاکھ کہیں جو بھی اس کے لیے ہر بار جسٹیفیکیشن پیش کریں, میرا خیال ہے اس کو یہ نہیں دھو سکیں گے, کیونکہ ہم بطور پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ جو 1990 کی دہائی تھی جہاں پہ جوڑ توڑ خرید و فروخت ہوتی تھی,
जानवरों की तरह इनके अरकान असम्बली की, कि हम उस दौर से वापस निकल आए हैं। लेकिन इन लोगों ने साबित किया कि हम अभी तक उसी दौर में हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के यहाँ पे जो सोशियो इकनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनका बेड़ा गर्क हुआ है कि इस निज़ाम के ये शराकतदार जो हर काम माल की बुनियाद पे, हर काम ट्रेड के तौर पे, कारोबार के तौर पे करते हैं, उन्होंने इस मुल्क को एक बेहंगम रियासत में तब्दील कर दिया है। अब देखें, सड़कों पे जाएं, इदारों में जाएं, क्यों? ये 70 साल में जो लोग यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो फ़ौजी थे चाहे सिविलियन थे, उन्होंने इस मुल्क को नज़्म ज़ब्त नहीं दिया, इस मुल्क को अच्छी गवर्नेंस नहीं दी, और इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी यही लोग हैं जो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं और उनके इर्द गिर्द पार्लिमानी अरकान इकट्ठे हैं। हाँ। तो इस पे जितना हमें शर्म करें उतना ही कम है। अच्छा, मुझे जिस बात पे लाली साहब और इम्तियाज़, जिस बात पे मुझे बड़ा रंज भी है और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी टीम को कई हवालों से, जिस तरह भी इम्तियाज़ बात कर रहे थे, गवर्नमेंट होती है, आपके पास एजेंसीज होती हैं, इनपुट बड़ा आ रहा होता है, प्राइवेट भी आपको अच्छे लोग मिल रहे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही होना चाहिए। अभी तकरीबन इसको 1 महीना हो गया है इस अदम एतमाद की कहानी को लेके, और आप देख लें कि परवेज़ इलाही साहब, उनकी पार्टी के सारे लोग बड़े वाज़े तौर पे कह रहे थे कि जी आप हमें दें, यानी यहाँ तक उनके एक साहब ने कहा, कामल अली आगा ने कहा, या इन्होंने चीमा साहब ने कहा था कि जी हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हमें चीफ मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए। अभी 10 लोगों के साथ मेरे लिए जो चीज़ डाइजेस्ट मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल है कि ये ब्लैकमेलिंग हुई, क्या हुई कि जिसको बारे में आपने देखा उसके मुँह ने सलाई, जो परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको नई वजारत देने के लिए तैयार थे। CNLC का उनका स्कैंडल अरबों करोड़ों रुपए का था इस हवाले से, लेकिन उनको भी लिया, पहले वहाँ ब्लैकमेल हुए। अब ये उन्होंने नज़र आया कि जी बुज़दार कोवल, तो आप सही कह रहे हैं लाली साहब के डे 1 से जाना चाहिए था, आपने रोके रखा उनको। अब आप इस स्टेज पे आके 10 बंदे जिनकी 10 सीटें हैं पंजाब असम्बली में, उसके आदमी को आप बनाने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज जो इतलात आ रही हैं कि PTI के अंदर एक रिवोल्ट हो रहा है, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। फिर आपने देखा पहले कल नाम आया था हमजा का, जी हमजा हमारी तरफ से आएंगे। अभी आप देख लें 2 ग्रुप इनके अंदर जो हैं, अलीम खान का ग्रुप, तरीन का ग्रुप, वो अभी लोगों से मुलाकात हुई, आज वो फैसला करने किधर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो एक पहली चीज़ जो ब्लैकमेलिंग से शुरू हुई है, ब्लैकमेलिंग पे ख़त्म हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ जाके इस सारे मामले को लेके जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे लगता है जो बहुत बड़ा माइलेज मिला है, जो आप सही कह रहे हैं लाली साहब, मुझे लगता है बाउंस बैक किया है, कम बैक किया है बड़े ज़बरदस्त तरीके से PTI के जिसका सपोर्टर है, वोटर ने, जो ये मानता था कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये गलत बात है। वो लोग जिनको निकाला गया कि चोरी पैसा कमाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके बाद आप एक आदमी इस पे लाख इल्ज़ाम लगाएं, ज़ाती तौर पे ढेले का इल्ज़ाम नहीं लग सकता खाने का, उसको हटाने के लिए सारे गैंग अप हो रहे हैं। तो एक रिएक्शन था पब्लिक का है। मेरा ख्याल है इसका अल्टीमेटली सोनिया बहुत फ़ायदा होगा। अर्ली इलेक्शन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर कराएंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है सफर लाली साहब, ये एहतशाम साहब जो बात कर रहे हैं इस पर भी ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा, इस वक्त जो सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है, इसके साथ साथ जो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है MQM, इनका जो किरदार है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। तो सर क्या लगता है आपको सिनेरियो, MQM गवर्नमेंट की तरफ जाएगी या फिर अपोजिशन की तरफ? गवर्नमेंट भी दावा कर रही है और जरदारी साहब भी बात कर रहे थे कि MQM की हमने सारी डिमांड्स मान ली हैं। मैंने मजाक में मैंने कहा था कि MQM अल्ताफ हुसैन को पूछ रही है कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए पाकिस्तान का, और अल्ताफ हुसैन कह रहा है रुको मैं जाता हूँ बस लेके माबुल आज उधर जाके नवाज शरीफ के पूछता हूँ। देखिए बात असल ये है, जो मैं हैरान हूँ कि एहतशाम साहब, ये जो हुआ है वोट बाइंग और सेलिंग का, ये तो सिडिशन है, ये आर्टिकल 6 है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मुझे पता है किस वक्त कौन कितना और किस बेसिस पे 20 करोड़ ऑफर किया है, डाउन पेमेंट कितना किया है, 2 इनके ATM जो डाउन पेमेंट्स कर रहे हैं ये अपोजिशन के, वो कौन है, तो मुझे अगर इतनी चीजें पता है तो पुलिस को तो हर चीज पता होगा, वो तो नोट के सीरियल नंबर भी पता होना चाहिए उनको। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप और मैं एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारा फर्ज है कि क्राइम रोकना, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ें, ऑर्डिनरी क्राइम, कोई चोरी हो रहा है तो रोको, एक आपका सिटीजन्स अरेस्ट आपको कानून ने लिहाज से पावर भी दिया हुआ है। मगर हमारा पूरा
दे से नथिंग, कोई नहीं। वाई, ये क्यों हो रहा है? मैं एक चीज ऐड करूं, फिर इम्तियाज भी बात करें। फजल रहमान साहब का आजकल एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, लाली साहब बड़े दिनों से चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। उनसे सवाल बार बार पूछा गया कि जी ये करप्शन पाकिस्तान में, तो चिढ़ गए। उसने कहा यार छोड़े, मेरा मसला नहीं है। उसने कहा ये इशू नहीं है, इसने कहा नॉन इशू है। फजल रहमान साहब कहते हैं नॉन इशू है। अभी आप मुझे बताएं कि इस लेवल के लीडर, जो दीनी लीडर भी हैं, सियासी लीडर भी हैं, वो करप्शन को नॉन इशू समझते हैं, तो मुझे बताएं आम आदमी नीचे तक यही समझेगा ना कि ऊपर वाले खा रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो मुझे भी यही करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट जो आपने बात की है। ये तो कोई परवाह नहीं करता। अच्छा, जजेस जो क्या कहते हैं, वो नोटिस लेते हैं, सुओ मोटो, तो नोटिस लेते हैं। भाई मैं नहीं कहता हर 9 आउट ऑफ 9, मगर एक तो कहें कि आई हैव हर्ड अबाउट दिस, मैंने आई हैव नॉट ओनली हर्ड एज अ रूमर, वो तो उनको ले गए हैं, मुझे पता चला डायट क्या है। देखिए ये मुझे समझा दें तो मैं फिर इसका जिक्र नहीं करूंगा, मगर मैं पूछता रहता हूँ। आपने करप्शन का बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इट इज नाउ नॉर्मल। ये तो एक पार्ट ऑफ द, बस यही होगा। तो आंसर इज के ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये स्टेट नहीं है, समझे आप? तो क्रिमिनल एंटरप्राइज में ये सब चीजें चलते हैं, तो आई एंड यू कैन नॉट कनेक्ट एनी मोर। मैं तो अब डिस्टेंस हो गया हूँ। ठीक है, सही। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज़ गुल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से डिस्कशन चल रही थी, करप्शन का जिक्र भी हो रहा था। ज़ाहिर है हम देखते हैं कि हर इलेक्शन के अंदर ज़मीर फरोशी, पैसों का लेन देन, वीडियोस का मंजर आम पर आना, ये हमारी सियासत का एक वतीरा रहा है और ये माजी में भी हम देखते रहे। अब ये मामला गवर्नमेंट अदालत में लेकर गई है, ज़ाहिर है 63A का मामला। आपको लगता है सर कोई इस तरह की एग्जाम्पल, कोई मिसाली फैसला आना चाहिए कि एटलीस्ट मुस्तकबिल में ये जो ज़मीर फरोशी है इससे छुटकारा मिल सके, मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ें ना हो सकें? कोई इस तरह का फैसला आप तवक्को करते हैं? देखिए जी, वो मेरा ख्याल है कि इसका तमाम तरदार मदार हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे हैं जी। हमने अब तक के जो उनके दलाइल सुने, वही कहते हैं कि वी विल गो बाय द लेटर ऑफ आर्टिकल 63A, यानी जो उसमें लिखा हुआ है हम उस पे जाएंगे, उसकी रूह पे नहीं जाएंगे। तो अब हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, अल्लाह, हो सकता है, उम्मीद है कि कंटेम्प्ट नहीं होगी, कि एक ऐसे मुल्क के बारे में सिर्फ लेटर की बात कर रहे हैं जिस मुल्क में झूठ, मुनाफकत, फ्रॉड कूट के भरा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। और ये अगर बरतानिया के जज होते, जर्मनी के होते, अमेरिका के होते, फिर तो हम इनकी बात मान सकते थे। लेकिन जिस मुल्क में आप लोग कत्ल करके और बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं उस कत्ल से, लोग पकड़े जाते हैं रंगे हाथों, वो आपको पता है, वो रईसानी साहब, मुश्ताक रईसानी साहब 70 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए, आज वीडियो बन रहे हैं। तो ये जज साहिबान को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या गंदगी के इस ढेर में सिर्फ वो आइन के लेटर पे जाएंगे या रूह का भी उसका जिक्र करेंगे कि उसके पीछे दरपर्दा होता क्या है। इस आपने देखा हमारे जो रिको दिक्का मामला था, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ही के जज साहिबान थे जिन्होंने इंटरनेशनल जो सालिसी कमीशन होता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जिसको कहते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करके और वो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़नी थी $11 अरब, और वो अब जाके इस हुकूमत ने जान खलासी की है, दोबारा नेगोशिएट करने, मेरा ख्याल है वो काम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो हमें इन जज साहिबान को ये भी याद दिलाना होगा कि आप खुदा के लिए सिर्फ लेटर पे ना जाए, उसके स्पिरिट पे भी जरूर जाएं। एक चीज़ मुझे जो लग रही है ना, पर्सनली मेरे 2 सेंट्स के हवाले से ये है कि ये जो अदालत ने इम्तियाज़ देखा कि पीपल्स पार्टी के भी और PMLN के भी और ANP JUI के वकला को भी बुलाया है। काश हमारे जजेस हज़रात लाली साहब उनसे पूछें पीपल्स पार्टी PMLN से कि भाई ये तो क्लास आपने खुद इंसर्ट की थी, नहीं अमेंडमेंट लेके आए थे डिफेक्शन क्लास की, हॉर्स ट्रेडिंग की, और 4 बातें बताई थी कि जी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करनी है या अपना बजट पास करवाना है, आप इसके खिलाफ जाएंगे तो आप डिसीट होंगे। नहीं, मैं मुख्तसर सी बात ये करूं कि वो रज़ा रब्बानी साहब ने तो 21वीं जब तरमीम पेश हुई थी, उस वक्त आंखों में आंसुओं के साथ, अश्कबार आंखों के साथ उन्होंने कहा था कि ये वोट पार्टी की अमानत था,
मैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। Disagree करता तो वो अब मालूम है चले वो तो थोड़ी सी डिफरेंट बात हो जाएगी। नहीं, डिफरेंट बात नहीं है। नहीं, इस पे तो इन्होंने सब नहीं, यानी देखें, इन्होंने तो इनिशिएट किया था इम्तियाज दो बड़ी पार्टियों ने। आज इनके वकला क्यों इस बात पे नहीं आते हैं, अदालत इनको क्यों नहीं कहती कि भी आपने किया था, आप नहीं चाहते कि ये दिस हैज टू एंड फॉर वंस फॉर ऑल, और ये कह के जी 5 साल नहीं, हमेशा के लिए नाअहली होनी चाहिए, तायात होनी चाहिए। कोएफिशिएंट बट के साथ बात हो रही वहाँ पे। ठीक है जी, जफर इलाली साहब। नहीं, अब क्या कहें, दोनों सही कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम अब मोदी गवर्नमेंट के साथ शुरू हो गई है। जो जजेस जो हैं वो अब ये हो गए हैं, वो मानते हैं जो मोदी कहता है, मानते हैं, इसलिए कि बकौल इसके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि लोग शाम में जाते हैं और जजेस को थ्रेटन करते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं जो निकलता नहीं है। तो जज जो है अब उधर भी दब गया है। ये देखिए, ये जो रेनॉल्ट का ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने लिया था फ्रांस से, तो प्रूवन है कि करप्शन बहुत हुई है, मगर उन्होंने वो हियरिंग नहीं देखा। और अंबानी ने जो पैसे बनाए और अंबानी ने जो फंड करता है, इट्स बिकम हाई फाइनेंस। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सब कॉन्टिनेंट में करप्शन जो है एंडेमिक है, ये हमारे खून में चलता है, एंड आई डोंट थिंक इट कैन बी रिमूव। उसमें लाली साहब एक चीज, हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया कि आज से 5-10 साल पहले तक लोग बड़ा प्राइड लेते थे, बड़ा वाज़ेह तौर पे वेस्ट में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, सब जगह बात होती थी कि इलेक्शन कमीशन उनका और उनकी सुपीरियर जुडिशरी वो कंप्रोमाइज नहीं थी। अभी लेटेस्ट वाकया उस बच्ची का देख लें, केरला की हाई कोर्ट ने वो नकाब वाला मामला उसने कहा नहीं ले सकते, इसलिए कि उनको पता था बड़ा सीरियस दबाव आ रहा है लोगों की तरफ से। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट जफर हिलाली साहब, इम्तियाज गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।